नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, केवीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं हम हमारे अध्याय की ओर, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए, उस कवि के बारे में जान लेना चाहिए। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि और साहित्यकार थे, पर जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला, एक पत्रिका थी जिसका इन्होंने संपादन किया, कार्यभार संभाला, तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को इन्होंने समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका उज्जवल भविष्य भी नहीं है। सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो थोड़ा सा इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। जन्म होता है इनका 15 सितंबर 1927 को ग्राम बस्ती में विश्वेश्वर दयाल के घर पर, यानी इनके पिता का नाम था विश्वेश्वर दयाल। जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। शिक्षा और व्यवसाय की अगर बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो वाराणसी में हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक विद्यालय में अध्यापक का कार्य भी किया और अध्ययन कार्य करते हुए निरंतर इनकी अध्ययन में रुचि बनी रही और साथ ही कुछ न कुछ लिखने की आदत हमेशा से थी। आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे। इसके बाद दिनमान साप्ताहिक के उप संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये मात्र लेखक ही नहीं अपितु उच्च कोटि के कवि भी थे। इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी ने नए कवियों में कलाबोध का पारखी कवि कहा था। इनकी अभिरुचि किस किस में थी उसकी चर्चा करें तो इन्होंने मध्यम वर्ग की समस्याओं, कुंठाओं और आकांक्षाओं को सहजता और सहानुभूति के साथ इन्होंने चित्रित किया। मध्यम वर्ग की हताशा, उसके संघर्ष की कहानी, उनका शोषण, उनके सपने और उनके दुखों को जानने की ललक इनमें हमेशा बनी रहती थी। मिडिल क्लास फैमिली के सामने क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को इन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। उनके सपनों, उनके दुखों, उनके शोषण, उनके संघर्ष को इन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। ये स्वयं भी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे, अतः मध्यम वर्ग के प्रति इनकी गहरी सहानुभूति भी थी। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। ये कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, सभी रूपों में इनकी पहचान थी और ये नई कविता के कवि माने जाते हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सक्सेना का साहित्य संसार व्यापक था। तो कविता संग्रह की अगर बात कर लें तो कविता संग्रह में इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं थी वो थी काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास जो इनके प्रसिद्ध हुए थे पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह जो हुआ था वो लड़ाई, नाटक बकरी और बाल साहित्य भों भों, खो खो, बत्तूता का जुत्ता और लाख की नाक। लेख संग्रह चर्चे और चरखे। अभिव्यक्ति की स्पष्टता अपनी बात कहने की स्पष्टता इनकी प्रमुख पहचान थी। इनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखाई देता था। खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरा सप्तक के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में 4 तार सप्तक हुए हैं। ये तृतीय तार सप्तक के कवि थे जिन्होंने नई कविता लिखने में साहसिक परिचय दिया। उसके आधार पर इनकी कविताएं काव्य को एक नई दिशा प्रदान करती है। इनकी भाषा शैली की अगर हम चर्चा करें तो इनकी भाषा है वो एकदम सरल है
और बोलचाल का ही परिमार्जित रूप है। बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपने काव्य का माध्यम बनाया, जिसमें कहीं भी अस्वाभाविकता और दुरूहता के दर्शन नहीं होते। जहाँ इन्होंने व्यंग्य किया है वहाँ वाक्य प्रभावपूर्ण प्रतीत होते हैं, जिसमें दार्शनिकता भी हमें दिखाई देती है। एक संदर्भ में वाक्यों की ऐसी झड़ी लग जाती है जो एक दूसरे को लड़ियों की तरह जोड़ते रहते हैं। बोलचाल के शब्दों में प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये है फादर कामिल बुल्के। इनकी याद में एक संस्मरण है जो इन्होंने लिखा है, इसी को इन्होंने नाम दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर कामिल बुल्के पर ही आज का हमारा ये जो अध्याय है वो लिखा गया है। पाठ के सार, इसकी समरी की बात कर ले पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है, फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश हमें दिखाई देता है। सबसे पहले लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसे जहर का विधान क्यों किया। फादर के निधन जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई, जिसमें इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था। ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना से मौत क्यों हुई। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हुए उन्हें याद करता है। अब फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक का आपस में क्या संबंध था उसकी बात कर लेते हैं। तो लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने के जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है कि वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, वह हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं में बेबाक राय और सुझाव देते थे, हमारे घरों के किसी भी उत्सव में संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे, पुरोहित की तरह आशीष देते थे। यानी लेखक का और फादर कामिल बुल्के का संबंध इतना घनिष्ठ था कि वो एक परिवार के समान रहते थे। हर परिवार की सुख और दुख में फादर कामिल बुल्के लेखक के साथ खड़े रहते थे। इसलिए लेखक की और फादर बुल्के की आत्मीयता का भाव था वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसके बाद फादर बुल्के की जो भारत में प्रक्रियाएं थी उन पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये विदेशी थे फादर कामिल बुल्के। तो फादर बुल्के ने भारत में आकर जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष तक ये दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में रामकथा, उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड की रूपांतर नीलपंछी के नाम से इन्होंने किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। यहाँ इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। यहीं पर बीमार पड़े, पटना आ गए, दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जी करके इस संसार को अलविदा कह गए। संकल्प के सन्यासी फादर बुल्के। फादर बुल्के को लेखक ने संकल्प का सन्यासी कहा है। क्यों कहा है इसकी चर्चा करते हैं। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे, कभी मन से सन्यासी लगते थे। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। 10 साल बाद मिलने पर भी अपनत्व की गंध आती थी। यानी उनका स्वभाव ऐसा था, एक बार जिससे मिल लेते थे, यदि उसके बाद 10 साल बाद भी उससे मिलते थे तो भी उसे लगता नहीं था कि इस व्यक्ति से मैं 10 साल पहले मिला था। वही आत्मीय भाव, वही संबंध उसके साथ वो रखते थे। वे जब भी दिल्ली आते तो गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर, खोज कर जरूर मिलने आते। 2 मिनट के लिए सही, लेकिन वो लेखक से मिल के जाते। इसलिए लेखक को वो बात याद आती है। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर वे अपना दुख प्रकट करते थे। इस बात पर केवल उन्हें झुंझलाते हुए देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख होता था। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान कर देती है। अब फादर की अंतिम जीवन यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में और बीमार है। जब देखा तो जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त 1982 की सुबह कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह तक उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया और
मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना उनके लिए की गई। लेखक की सोच की बात करते हैं। अब लेखक की सोच क्या थी? लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा कि कोई उसकी मौत पर रोएगा, लेकिन उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के हृदय में विद्यमान है। लोग उन्हें याद करते हैं। जबकि फादर ने ये कभी नहीं सोचा कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस दिन रोने वालों की कमी नहीं थी। तो ये यहाँ पर लेखक और फादर कामिल बुल्के का एक तस्वीर आप लोगों के समक्ष रखी गई है। अब ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं कि फादर की उपस्थिति थी वो देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? क्यों ये देवदार का वृक्ष इसकी छाया जैसी क्यों लगती? क्योंकि देवदार का जो वृक्ष होता है वो आकार में लंबा और चौड़ा होता है और छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार का होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते और दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया था? तो वो भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे, अपनी आत्मा के द्वारा उसे धारण कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि वे भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया और अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी उन्होंने तैयार किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास किए। उनका पूरा जीवन भारत और हिंदी भाषा पर समर्पित था, तथा कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इस पाठ में आए उन प्रसंग का उल्लेख हमें करना है जिसमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के का हिंदी भाषा संस्कृति के प्रति विशेष झुकाव था। तो किस प्रकार पता लगता है कि उन्होंने भारत आकर के कलकत्ता से हिंदी में बीए और इलाहाबाद से एमए किया, रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध किया, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से और बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक प्रयास किए और लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के विभिन्न तर्क भी दिए। हिंदी भाषा की उपेक्षा करने वालों पर उन्हें दुख होता था। ये इनका अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश है जो इनके द्वारा तैयार किया गया था। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभर कर आती है वो हमें अपने शब्दों में लिखनी है। तो किस प्रकार की छवि हमारी समक्ष आई है? व्यक्तित्व तो था इनका वो सात्विक था, ईश्वर के प्रति इनकी गहरी आस्था थी, एक लंबी पादरी के चोंगे से ढका हुआ शरीर था, गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें थी। इनके हृदय में सभी आत्मीय जनों के प्रति प्रेम था, वात्सल्य की मूर्ति थे, हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी, क्रोध उन्हें कभी आता नहीं था, दुख में विरक्त लोगों को सांत्वना के दो बोल बोलकर वे शीतलता प्रदान करते। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था और हिंदी भाषा से भी लगाव था। हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और ब्लू बर्ड और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी भाषा की उपेक्षा के लिए उनके लिए असहनीय थी, बस इसी बात से उन्हें क्रोध करते हुए देखा जाता। वैसे उनका व्यक्तित्व बहुत शांत और सुलझा हुआ था। लेखक फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है लेखक ने? इसलिए क्योंकि वे मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। विपत्ति की घड़ी में वे सांत्वना के दो बोल बोलकर किसी भी मनुष्य का धीरज बांधते थे। स्वयं लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता, उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? फादर बुल्के ये तो प्रश्न वही है, रिपीट हो गया। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे की थी? देखिए, वो सन्यासी थे लेकिन चोगा पहनते थे, लोगों की सहायता करते, सभी मानवीय गुणों का पालन करते, परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी इनकी भूमिका रही। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा, कुछ दिनों तक कॉलेज में पढ़ाए
उसके बाद सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इस कारण इनकी जो छवि थी वो पारंपरिक सन्यासियों से अलग थी। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया? क्यों कि इनके मन में हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। इसका अध्ययन वे भारत आकर ही कर सकते थे। भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति ये आकर्षित थे, इसलिए ये भारत आना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण करते समय शर्त रखी कि वे भारत जाना चाहते हैं। फादर कामिल बुल्के और उनके माता पिता की एक तस्वीर हमारे समक्ष है। ये इधर फादर कामिल बुल्के हैं, ये दोनों चित्र इनके माता पिता के हैं। भाषा अध्ययन का ये प्रश्न है, आपको लेख लिखना है। ये एक पत्र है जो आपके इस भाषा अध्ययन के अंदर ही शामिल किया गया है कि आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। ये पत्र आपको लिख करके यहाँ पर बताया है। समुच्चय बोधक छांट करके आपको लिखने हैं। और यहाँ पर हमारा ये अध्याय आज का समाप्त होता है। कल इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।